Hello, my dear PGs. Today we are going to discuss surgical diathermy. ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एमसीक्यूज में, आपके टेबल वाइवर में, इवन आपके नॉन केस में भी जो है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज सर्जिकल डायथर्मी? होती क्या है? बेसिकली इट हैज गॉट थ्री कंपोनेंट्स. It is basically cutting and coagulation of tissue. Either the surgeon is cutting the tissue or he is coagulating the blood vessels. And the second component is by using high density and ultra high frequency electricity. So the current which we are using, its density is very high and its frequency is not as normal in our household current, जैसा कि हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी is applied for cutting a coagulation through a small 1 to 2 millimeter probe. वो जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, इसका एरिया जो है वो 1 to 2 millimeter स्क्वायर होता है. सो थोड़ा सा हम अपने इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स की तरफ जाते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वन इज दी डीसी और डायरेक्ट करंट which passes from one point to another in a straight line. The other is alternating current, which हमारे जो घरों में जो करंट आ रही होती है वो AC कहलाती है, alternating current. It doesn't pass in a straight line, but it goes in the form of these waves. Okay? और alternating current जिसकी वेव होती है, any biological frequency जिसकी waves बन रही होती हैं, तो अगर 1 सेकंड के ड्यूरेशन में अगर उन नंबर ऑफ वेव्स को काउंट करें तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है. सो ये 1 सेकंड का एरिया मैंने शो किया हुआ है इधर. दिस इज 1 सेकंड और इसके अंदर देयर आर 1 2 3 4 5 6. सो देयर आर 6 साइकिल्स. सो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड और 6 पर सेकंड. और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं. सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 हर्ट्ज करेंगे. ओके. अभी हमारे घरों में जो करंट यूज होती है जिससे हम बिजली के पंखे चलाते हैं, इस्त्री चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं. सो आवर हाउस होल्ड करंट इज अल्टरनेटिंग करंट और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 60 हर्ट्ज पर सेकंड. और अगर आप गलती से इफ यू टच ए लाइव वायर आपको क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. ठीक है. दिस इलेक्ट्रिक शॉक जो कि आपको लगता है उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो 50 to 60 हर्ट्ज होती है. राइट. अगर आप इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसकी शॉक प्रोड्यूस करने की, शॉक लगने की जो उसकी पावर है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है. सो दैट व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एट 100 किलोहर्ट्ज, देयर इज मिनिमम इफेक्ट. आप उस पर टच करेंगे 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, यू विल नॉट गेट एनी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एनी अदर शॉक. सो हम करते क्या है, ये जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज होती है डायथर्मी में, उससे करंट ना लगने की वजह क्या होती है कि उसकी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा उस 100 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा 300 से लेकर किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक सेट की जाती है. आपसे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये जो डायथर्मी करंट है इसे शॉक क्यों नहीं लगता ना? ठीक है. इससे झटका क्यों नहीं लगता? तो उसकी वजह ये है, ये जो इसकी डेफिनेशन में है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी करंट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 किलोहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक. क्लियर. सो सेकंड इज जो हीट प्रोडक्शन होती है इसकी, हाउ मच इज दैट? सो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जितना पावर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी. आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है जिससे आप सर्जन डायथर्मी कर रहे होते हैं उसका एरिया 1 to 2 मिलीमीटर है. सो उस जगह पावर बहुत ज्यादा जनरेट होती है. ठीक है.
एरिया कम होने की वजह से। और वो जो आपकी अर्थ प्लेट है उसका एरिया क्योंकि ज्यादा होता है, वहाँ रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, तो वहाँ हीट एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर, और पावर जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या मैंने बताया, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एरिया। जितना एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। And the amount of heat which is produced through the surgical diathermy is more than 1000 degree centigrade. So you can well imagine इस टेम्परेचर पे कितनी अच्छी कोएगुलेशन और कटिंग होती है। So now we come to the different types of diathermy. There are mainly two types of diathermy. One is the unipolar and the second one is bipolar. Unipolar diathermy mainly यूज होती है कटिंग एंड कोएगुलेशन दोनों पर्पस के लिए, राइट। जबकि जो बाइपोलर है इट इज मेनली यूज फॉर कोएगुलेशन। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन कोएगुलेशन करंट इन यूनिपोलर डायथर्मी इज 9000 वोल्ट। काफी हाई वोल्टेज है, ये हमारी हाउस होल्ड करंट जो है ये 220 240 वोल्ट होती है। एंड फॉर कटिंग पर्पस that is unipolar diathermy, if it's used for cutting, तो उसके लिए 250 वोल्ट रिक्वायर्ड। So what is the main difference? In unipolar diathermy, you have a diathermy machine. The current is passing through one probe, जिसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिससे सर्जन कोएगुलेट कर रहा होता है, टिश्यू को टच कर रहा होता है, and then this current passes through the body, and after cutting or coagulation, it exits the body through a plate which is called earth plate. इसका दूसरे नाम भी इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, न्यूट्रल प्लेट भी कहते हैं, और ग्राउंड प्लेट। सो दीज आर डिफरेंट नेम। ओके, सो थ्रू दिस अर्थ प्लेट दिस करंट passes back to the diathermy machine. So that's how the circuit is completed. So in this case, the whole current is passing through the body from the entry to the exit point at the अर्थ प्लेट। और जो एरिया ऑफ अर्थ प्लेट होता है, जो आप हिप्स के नीचे या थाई के नीचे रखते हैं या बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर रखते हैं, द एरिया ऑफ दैट अर्थ प्लेट शुड बी मिनिमम 4 इंचेस इंटू 4 इंचेस और 16 स्क्वायर इंच आप कह सकते हैं, और 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। सो अगर इससे कम एरिया आपने कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है पेशेंट का, तो देयर आर चांसेस कि उस जगह उसको बर्न हो जाए। Moreover, the unipolar diathermy which is used for coagulation and cutting purposes, दोनों में जो करंट की जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। इन कटिंग जो वोल्टेज जनरेट होता है वो 250 वोल्ट है। सो कटिंग में कम वोल्ट जनरेट होता है, क्यों, ठीक है, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस साइन वेव। So it is in the form of continuous sine wave and the voltage is 250 volt. दूसरा जो है जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होता है, उसके अंदर वोल्टेज जो है वो 9000 वोल्ट है। जो डायथर्मी मशीन है, जब आप कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं तो डायथर्मी मशीन उसका वोल्टेज को बढ़ाकर 9000 वोल्ट पे कर देती है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्टेड साइन वेव। 9000 वोल्ट इंटरप्टेड साइन में दरमियान में गैप है जब आप कोएगुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। In bipolar diathermy, there is no earth plate. It is just like a pair of forceps. This is the diathermy machine. The current is coming through a single wire, and the one prong of the forceps acts as an active electrode. The current passes through that active electrode. It coagulates the tissue, and through the other prong, the current goes back. So there is no flow of current through the body. So when we compare it with unipolar diathermy, in which the current passes through the body,
this mode of diathermy, that is the bipolar, is more safe because there is no current flow through the body. Okay, so this was all about its function. Now there are specific disadvantages of ज़ाहिर हम current use कर रहे हैं diathermy पे, so there are specific disadvantages of this. वो disadvantages क्या हैं? आपने देखा होगा कि जब सर्जन पॉटरी कर रहा होता है या कटिंग कर रहा होता है तो आपकी जो ईसीजी आप मॉनिटर कर रहे होते हैं उस ईसीजी में इंटरफेरेंस आती है. सो द कॉमनेस्ट is the interference with ECG. Okay, number one. Then you cannot use diathermy on end arteries. आपके digits के basis पे नहीं use कर सकते because there is chances of ischemia. अगर वो blood vessel coagulate हो गई तो limb जो है वो ischemic हो जाएगा. Or it cannot be used in vascular pedicular tissue like testes. कि जो ब्लड वेसल है वो पेडिकल में से गुजर रही है तो उस पेडिकल में जो आर्टरी या उस जगह आर्टरी कोagulate किया तो देयर आर चांसेस कि वो जो उसकी टेस्टिकुलर आर्टरी है वो कोagulate हो जाएगी और टेस्टिस जो है वो इस्कीमिया पर डैमेज हो जाएगा. देन यू कैन डेवलप बर्न. बर्न कैसे हो सकता है कि आपकी नंबर वन, अगर आपने अर्थ प्लेट का कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो पूरा नहीं रखा हुआ, आपका अर्थ प्लेट का कॉन्टैक्ट एरिया 4 इंचेस बाय 4 इंचेस से कम है. सो आपने एरिया कम कर दिया. एरिया कम करने की वजह से क्या हुआ? एरिया कम करने की वजह से वहां रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी. सो अगर कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो यू कैन गेट बर्न एट दी अर्थ प्लेट. और अगर किसी वजह से आपकी अर्थ प्लेट निकाल ही दी गई है लगाई नहीं, लगाना भूल गए या हिल गई है, सो हर उस जगह जो कि बॉडी की कांटेक्ट में है मेटेलिक पार्ट से और अर्थ हो रही है, जैसे आपका हाथ अगर टच कर रहा है टेबल, ओटी टेबल को, मेटेलिक पार्ट को, या आपका हाथ टच कर रहा है आईवी स्टैंड को, या आपकी वो जो ईसीजी इलेक्ट्रोड की जो केबल है वो जा रही है आपकी ईसीजी मॉनिटर को, सो उस मॉनिटर के थ्रू वो करंट जो है वो बजाय अर्थ प्लेट की तरफ जाने के, वो करंट जो है वो बॉडी से एग्जिट होगी थ्रू दैट ईसीजी इलेक्ट्रोड जो कि आपने चेस्ट पे लगाया हुआ है, एंड यू कैन गेट बर्न ओवर ईसीजी इलेक्ट्रोड एरियाज. ओके, अब अगर पेशेंट को पेसमेकर डला हुआ है, if the patient has got a pacemaker, it can interfere with the function of the pacemaker. वो उसके फंक्शन को ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है. देन अगर उस पेशेंट को इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर या आईसीडी डिवाइस डली हुई है या पेसमेकर के साथ या अदर देन पेसमेकर, फिर क्या होगा? जब आप डायथर्मी यूज करेंगे, तो व्हाट विल हैपन? इट विल प्रोड्यूस इंटरफियरेंस विद ईसीजी. सो जब ईसीजी में इंटरफियरेंस होगी तो वो जो आईसीजी है वो उसको सेंस करेगा कि ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो इट विल डिलीवर ए शॉक. Okay, so ICD can malfunction, it can give a shock, your pacemaker can malfunction. Then एक और डिसएडवांटेज है जो कि हम बहुत ज्यादा इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, वो है डायथर्मी स्मोक. मुझे उसमें से जब आप टिश्यू को बर्न करते हैं, जो चारिंग होती है टिश्यू की, उसमें से जो स्मोक निकल रहा होता है, उस स्मोक के अंदर अगर आपने किसी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को आपने डायथर्मी की है या पेशेंट के स्किन पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन है, तो उस स्मोक में लाइव पैपिलोमा वायरस, it can, if you inhale that virus, that smoke, you can develop human papilloma virus infection. And secondly, इस स्मोक के अंदर there are 80 different chemicals, 80 different chemicals, and one of the chemical is benzene, and this benzene is a carcinogenic. Okay, so if you have any question regarding this topic, today's topic, I'll be pleased to answer that. Okay, thank you very much.